हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता एवं वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। प्रयोगशाला परिचारक में साइंस विषय से लगभग 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साइंस का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हम लोग अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रारंभ करें उससे पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगा जिससे कि आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगा। हम लोग देखते हैं कि जो जीव जगत है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको 5 जगत में बांटा गया है। जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है और वर्गीकृत करने वाले कौन थे, तो R.H. वीटेकर ने 1969 में जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया था और उनका नाम क्या था? जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया। और उनके वर्गीकरण का आधार क्या था? तो उनके वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? तो केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति। दूसरा क्या था? संगठन का स्तर। इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि जीव एक कोश की है या फिर बहुकोश की। और तीसरा पोषण प्राप्त करने की विधि। इन तीनों ही आधार पर R.H. वीटेकर ने जीव जगत को 5 जगत में विभाजित किया था। अब हम लोग देखते हैं कि जो सजीव हैं उसको भी हम लोग 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक है प्रोकैरियोट और दूसरा यूकैरियोट। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोट सजीव किसको बोलेंगे, तो ऐसे सजीव जिसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और यूकैरियोट सजीव किसको बोलेंगे, तो ऐसे सजीव जिसमें कि यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट सजीव होते हैं उनमें मुख्यतः एक कोशिकी जीव आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो प्रोकैरियोट सजीव होते हैं उसमें मुख्यतः एक कोशिकी जीव आते हैं और इसी के अंतर्गत ही जगत मोनेरा आता है। और जगत मोनेरा का उदाहरण क्या है, तो जीवाणु है। तो आप लोग को याद रखना है जगत मोनेरा एक कोशिकी जीव होते हैं जिनमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब हम लोग यूकैरियोट सजीव के बारे में देखते हैं। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। जो एक कोशिकीय जीव है उसमें क्या शामिल है, तो उसमें प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा शामिल है। और जगत प्रोटिस्टा का उदाहरण क्या है? अमीबा। इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग से जगत प्रोटिस्टा के बारे में पूछा जा सकता है। तो जगत प्रोटिस्टा क्या है, तो ऐसे यूकैरियोट सजीव हैं जिसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। अब हम लोग यूकैरियोट सजीव के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक ऐसे जीव जिसमें कि कोशिका भित्ति रहती है और दूसरा जिसमें कोशिका भित्ति नहीं रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो कोशिका भित्ति जिसमें रहती है ऐसे जीव को भी हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है, पहला है प्रकाश संश्लेषण जो करने में अक्षम होते हैं और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण करने में जो सक्षम होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे जीव जिसमें कि कोशिका भित्ति रहती है परंतु वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती है उसको हम लोग बोलते हैं जगत फंजाई। और जगत फंजाई के अंतर्गत क्या आता है? राइजोपस। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग को जगत फंजाई के बारे में क्या याद रखना है, तो जगत फंजाई ऐसे जीव होते हैं जिनमें कि यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है और ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या याद रखना है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है परंतु ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में अक्षम होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम होते हैं उसको कौन से वर्ग में रखा जाता है, तो उसे जगत प्लांटी के अंतर्गत रखा जाता है। और इसका उदाहरण यहाँ पर क्या दिया है? नीम। तो आप लोग को याद रखना है जगत प्लांटी क्या है, तो यह भी एक यूकैरियोटिक सेल है
जिसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं और इसके अलावा इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम होते हैं। अब हम लोग देखते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उसको हम लोग एनीमेलिया के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती उसको हम लोग जगत एनीमेलिया के अंतर्गत रखते हैं और इसके उदाहरण क्या है, मछली और मनुष्य। तो आप लोग को जगत एनीमेलिया के बारे में क्या याद रखना है, तो ये भी एक यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, साथ ही में इनमें बहुकोशिकीय जीव शामिल होते हैं जिसमें कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे जगत मोनेरा, और जगत मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को एनाबिना भी कहा जाता है। तो जीवाणु के अंतर्गत और क्या आएगा, ई कोलाई, और क्या याद रखना है आप लोग को, ब्रेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जगत प्रोटिस्टा, और जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या आता है, अमीबा, एंट अमीबा और पैरामीशियम। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जगत फंजाई, और जगत फंजाई के अंतर्गत क्या आता है, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जगत प्लांटी, और जगत प्लांटी का क्या उदाहरण है, तो स्पाइरोगाइरा, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, फर्न, साइकस, नीम, नारियल और नागफनी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जगत एनीमेलिया, और इसके अंतर्गत क्या आएंगे, हाथी, ड्रैगन फ्लाई, तोता, चपटा कृमि, जोंक, मछली, घोंघा, सीपी, हाइड्रा, चमगादड़, सांप, मेढक। अब हम लोग देखते हैं कि जो पादप जगत है उसको हम लोग पुष्पी पौधों के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। तो ऐसे पौधे जिनके बीज में आवरण नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, और ऐसे पुष्पी पौधे जिनके बीज में आवरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। अब हम लोग एंजियोस्पर्म को भी दो भाग में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला है एक से अधिक बीजपत्र वाले पौधे जिसको हम लोग बोलते हैं द्विबीजपत्री पौधे। दूसरा है एक बीज पत्र वाले पौधे जिसको हम लोग बोलते हैं एक बीजपत्री पौधा। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम लोग को देखना है। एग्जाम में पूछता है द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण कौन सा है, तो क्या रहेगा, चना, मटर, मूंग। और आपसे पूछा जाएगा एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण कौन सा है, तो गेहूं और मक्का। अब हम लोग जंतु जगत को भी दो भाग में बांट सकते हैं, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है और ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है वो कौन सा है, केचुआ, जोक, मच्छर, घोंघा, चींटी, फीता कृमि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है उसको भी दो भाग में बांटा जा सकता है, जिनके त्वचा पर बाल हो और जिनके त्वचा पर बाल नहीं हो। तो जिनके त्वचा पर बाल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तनधारी, जिसके अंतर्गत मनुष्य, शेर, बिल्ली, गाय और चमगादड़ आते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे जीव देखते हैं जिनके त्वचा पर बाल नहीं होते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी। अब हम लोग इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं, जिनके शरीर पर पंख होते हैं जैसे कि पक्षी, और पक्षी में क्या आता है, मैना, तोता, कौवा, मुर्गा। और जिनके शरीर पर पंख नहीं होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मत्स्य या सरीसृप या फिर उभयचर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मत्स्य, उभयचर और सरीसृप है इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं, जिनके त्वचा में नमी पाया जाता है और जिनके त्वचा में नमी का अभाव होता है। तो जिनके त्वचा में नमी पाया जाता है वो कौन से हैं, मत्स्य और उभयचर। ये भी दो प्रकार के होंगे, जिनके शरीर पर सल्क होगा और जिनके शरीर पर सल्क नहीं होगा। तो जिनके शरीर पर सल्क होगा वो कौन सा है, मत्स्य, और मत्स्य के अंतर्गत क्या आएगा, रोहू, कतला। और जिनके शरीर पर सल्क नहीं होते हैं वो क्या है, उभयचर, और इनके अंतर्गत मेढक और तोड़ आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे जो
मत्स्य, उभयचर या सरीसृप हैं जिनके त्वचा पर क्या पाया जाता है, नमी का अभाव पाया जाता है। उसके अंतर्गत हम लोग किसको शामिल करते हैं, सरीसृप को। केवल किसको शामिल करेंगे, सरीसृप। यहाँ पर मत्स्य और उभयचर किसके अंतर्गत आ जाता है, जिनके त्वचा में नमी पाया जाता है। और सरीसृप के अंतर्गत क्या आएगा, छिपकली, सांप और कछुआ। तो आप लोग को इतना फैक्ट याद रखना है और इन फैक्ट से लगभग सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और यदि कोई सा भी जो फैक्ट छूट गया है उसको हम लोग वस्तुनिष्ठ रूप में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसके द्वारा जीवों का वर्गीकरण आवास के आधार पर किया गया था। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अरस्तु। आप लोग को याद रखना है, अरस्तु द्वारा जीवों का वर्गीकरण आवास के आधार पर किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक की एक मिश्रित थैलाइड संरचना को क्या कहते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लाइकेन। आप लोग को याद रखना है, शैवाल और कवक की एक मिश्रित थैलाइड संरचना को लाइकेन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिन पौधों के बीज आवरण रहित होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम लोग जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। आप लोग को याद रखना है, जिन पौधों के बीज आवरण रहित होते हैं उन्हें हम लोग जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु के त्वचा में बाल अनुपस्थित होती है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पक्षी, दूसरा सरीसृप, तीसरा उभयचर, चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप लोग को याद रखना है, पक्षी, सरीसृप और उभयचर इन तीनों ही जो जंतु हैं उनके त्वचा में बाल अनुपस्थित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा को कौन से जगत में रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, जगत प्रतिष्ठा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, अमीबा को जगत प्रतिष्ठा वर्ग में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मछली को कौन से जगत में रखा गया है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जगत एनिमेलिया। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मछली को कौन से वर्ग में रखा गया है, जगत एनिमेलिया। हमारा अगला प्रश्न है, ई कोलाई और बेसिलस एंथ्रेसिस किसकी श्रेणी में आते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, जीवाणु। आप लोग को याद रखना है, ई कोलाई और बेसिलस एंथ्रेसिस किसकी श्रेणी में आता है, जीवाणु की श्रेणी में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, जगत मुनेरा में किसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी, एनाबीना। और ये एनाबीना क्या है, तो यह एक साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जगत मुनेरा में एनाबीना शामिल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एनाबीना में कोशिका का कौन सा प्रकार होता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि एनाबीना में कौन सा कोशिका पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किसने किया। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, केरोलोस लिनियस ने। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग केरोलस लिनियस ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जगत मुनेरा से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं। तो यहाँ पर 3 कथन दिए हैं, जिसमें से पहला है, इसमें एक कोश की जीव शामिल होते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, इसमें यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, जो कि गलत है। इसमें केवल प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। उसके बाद इस जगत के जीव स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं, तो ये कथन भी सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, 1 और 3। यहाँ पर कथन 1 और 3 सत्य है, जबकि कथन 2 गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणु को कौन से जगत में रखा गया है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जगत मुनेरा। आप लोग को याद रखना है, जीवाणु को जगत मुनेरा में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि केचुआ, मच्छर और जोंक इन तीनों में ही रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए,
होमो सैपियंस। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष आर.एच. व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत का वर्गीकरण किया? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1969 में। तो आप लोग को याद रखना है आर.एच. व्हिटेकर ने जीव जगत का वर्गीकरण किस वर्ष किया, 1969 में। और कितने जगत इन्होंने बताए हैं, तो जीवों के इन्होंने 5 जगत बताए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर.एच. व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत का वर्गीकरण कितने जगत में किया है? तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कितने जगत में किया है, तो ऑप्शन डी 5 जगत में। आप लोग को याद रखना है आर.एच. व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत का वर्गीकरण 5 जगत में किया है। हमारा अगला प्रश्न है, यूग्लिना निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए फाइटोमैस्टिगोफोरा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है यूग्लिना कौन से वर्ग से संबंधित है, तो फाइटोमैस्टिगोफोरा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यूग्लिना। आप लोग को याद रखना है पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में यूग्लिना को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राइजोपस को कौन से जगत में रखा जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जगत फंजाई में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है राइजोपस को कौन से जगत में रखा जाता है, तो जगत फंजाई में। हमारा अगला प्रश्न है, जिन पौधों के बीज आवरण सहित होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जिन पौधों के बीज आवरण सहित होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें एंजियोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण कौन से हैं? तो कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? पहला में गेहूं, दूसरा में मटर, तीसरा में मूंगफली, चौथा में मक्का। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी 1 और 4, क्योंकि यहाँ पर गेहूं और मक्का ये दोनों ही एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी घोंघा। आप लोग को याद रखना है जो घोंघा है उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जगत फंजाई से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं? तो यहाँ पर पहला तथ्य दिया है, इसमें एक कोशिकी एवं बहुकोशिकीय जीव शामिल होते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, इसमें यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, इस जगत के जीव विषमपोषी होते हैं, तो ये भी सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों ही जो तथ्य है वो सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, जगत प्लांटी में किस को शामिल किया जाता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है फर्न, दूसरा है स्पाइरोगाइरा, तीसरा है धान, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर फर्न, स्पाइरोगाइरा, धान ये तीनों ही जगत प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता एवं वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।